देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था ज्वालामुखी पढ़ा था, और ज्वालामुखी का जो पार्ट 1 था जिसमें हमने विशेष फोकस किया था क्रेटर झील पर, ये पूरा हो चुका है और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की विरासतें। बहुत ही अद्भुत चैप्टर है और आपको जानने को भी मिलेगा कि कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हमारे देश के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण तो हमें यही पढ़ना होगा कि जो विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो अनाउंस करने वाली संस्था है यूनेस्को, तो हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके पश्चात हम ये भी पढ़ेंगे कि यूनेस्को ने कितनी कैटेगरी में विरासतों को दर्जा देने का प्रावधान किया है। तो इसमें देखिए 4 हैं, लेकिन 4 में से इस वीडियो में जो विशेष फोकस रहेगा वो अमूर्त विरासतों पर रहेगा। तो वैसे आपको ध्यान रखना है, अमूर्त विरासतों पर सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या करना है, फोकस करना है। चलिए देखते हैं करके सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए। सबसे पहले तो आपसे इसकी एक परिभाषा पूछी जाती है कि सब यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब याद कैसे करेंगे, कुछ याद मत करो। देखो, यूएन से तो सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है साहब, यूनाइटेड नेशंस होता है। ओ से सभी जानते हैं क्या होता है साहब, ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूएन से यूनाइटेड नेशंस, ओ से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। ई से याद कर लो एजुकेशनल, एस से याद कर लो साइंटिफिक और सी से याद कर लो कल्चरल। बस इतनी सी बात है, ध्यान रखिए आप लोग, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया यूएन से कर लो यूनाइटेड नेशंस होता है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये आपको याद नहीं करना है। ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक और सी से क्या होगा, कल्चरल। तो आपको ध्यान रखना है, ये हो गई यूनेस्को की फुल फॉर्म। चलिए अब देखते हैं विशेष महत्वपूर्ण बातें। यूनेस्को की सब स्थापना कब हुई थी, तो आपको ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, यूनेस्को की जो स्थापना की थी 37 देशों के द्वारा की गई थी साहब। और कब की गई थी, द्वितीय यानी कि सेकेंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको ध्यान रखना है कि 37 देशों ने यूनेस्को की क्या की थी, आपको ध्यान रखना है, यानी कि स्थापना की थी। अब इस स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था, और द्वितीय विश्व युद्ध बता सकते हैं कब से कब तक चला था, तो 1939 से लेकर के 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। और ये भी ध्यान रखना है, इस संस्था को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि पूरे विश्व के अंदर अशांति और अस्थिरता और असुरक्षा फैली हुई थी, और पूरे विश्व में शांति कायम करना, स्थिरता कायम करना और पूरे देश को सुरक्षित करना, लेकिन किसके माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, सामाजिक विज्ञान के माध्यम से और संस्कृति यानी कि इसके माध्यम से। तो यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य यही भी है, आज भी हैगा। अब विश्व विरासत स्थलों को दर्जा देता है, ये भी ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम करना और सुरक्षा कायम करना, लेकिन किसके माध्यम से, यानी कि शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इन चीज़ों के माध्यम से विश्व स्तर में यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि शांति स्थापित करना और सुरक्षा स्थापित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसी को आधार मान करके आपको ध्यान रखना है कि नवंबर 1945 के लिए यूनेस्को की क्या की गई थी साहब, स्थापना की गई थी। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है, तो अच्छे से याद करना है। 37 देशों ने शुरुआत में की थी, और आपको ये ध्यान रखना है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ये निर्णय लिया गया था। चलिए, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान है ऑन्द्रे एंजोल जो है ये इसके वर्तमान में कौन हैंगे, इनकी अध्यक्ष हैं। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है साहब, पेरिस में है। पेरिस यानी कि कहाँ पर है, फ्रांस में। और ये जो इसके जो अध्यक्ष है ना, ये भी कहाँ के, ये भी पेरिस के हैं। चलिए इसके सदस्य देशों की बात करते हैं, परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं वो 193 हैं, लेकिन अभी पिछले वर्ष
यानी कि दिसंबर 2019 में 2 देशों ने इसकी सदस्यता छोड़ दी, एक अमेरिका और दूसरा आपको ध्यान रखना इजराइल। करंट का प्रश्न बनेगा आपसे कि निम्नलिखित में से या कौन से 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने यूनेस्को की सदस्यता को परित्याग कर दिया है, तो आपको ध्यान रखना अमेरिका और कौन सा होगा, इजराइल। मतलब पहले इसके जो सदस्य देश थे वो 195 थे, इनकी सदस्यता छोड़ने के बाद अब सदस्य देशों की संख्या आपको ध्यान रखना है कितनी रह गई है, तो आपका उत्तर रहेगा अब रह गई साहब 193। भारत भी इसका यूनेस्को का एक सदस्य देश है, ध्यान रखिएगा, भारत भी यूनेस्को का एक क्या है, सदस्य देश है। अब बात करते हैं कि यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपको अभी यानी कि बताया था कि यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, संस्कृति, किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, और समाज विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के माध्यम से विश्व में शांति व सुरक्षा स्थापित करना। तो ये 2 इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं यूनेस्को के, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये इसके टारगेट जो अचीव करने के मार्ग हैं वो कुछ कैसे हैं, अलग अलग हैं। ये आपको ध्यान रखना है यूनेस्को के मुख्य उद्देश्य हैं। चलिए अब एक बात और ध्यान रखिए, जैसे मैंने बताया था कि 193 इसके क्या सदस्य देश हैं, साथ ही साथ एक बात आप और भी नोट कर सकते हैं, 11 इसके सहयोगी भी देश हैं। ग्यारह जो है इसके सहयोगी राष्ट्र यानी कि कैसे देश हैं, सहयोगी देश हैं। चलिए आगे देखते हैं आप लोग। विरासतों की संख्या वर्ष 2019 तक जो कुल विरासत स्थल है पूरे विश्व के अंदर आपको ध्यान रखना है उनकी संख्या है साहब 1121। पूरे विश्व के अंदर जो विश्व विरासत यानी कि यूनेस्को द्वारा अब तक 1972 से लेकर के अब तक जो कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस की गई हैं उनकी संख्या कितनी है, 1100 आपको ध्यान यानी कि 1121 यानी कि 1121 है। सबसे अधिक जो विरासत स्थल हैं वो चीन के हैं और दूसरे साहब किसके, इटली के हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, चीन और इटली दोनों बराबर हैं। दोनों के अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो कितनी सब 55 है। ध्यान दीजिए, कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि सबसे अधिक जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर स्थल है, वो किन देशों में है। तो वर्तमान में कंडीशन ये बनी हुई है चीन और इटली कैसे बिल्कुल सब बराबर है, एकदम से दोनों के बिल्कुल पूरी तरह से कैसे हैं, इनकी इक्वल है। फिर इसके बाद आता है साहब स्पेन आता है और स्पेन के जो हैं आपको ध्यान रखना 48 है। कितना हैंगे स्पेन के जो है कुल मिलाकर के विरासत जो स्थल हैं आपको ध्यान रखना है वो कितने हैंगे, तो आपको ध्यान रखना है इनकी 48 है। अब हम बात करते हैं किसकी साहब, भारत की बात करते हैं। भारत के वर्ष 2019 तक कुल मिलाकर के 38 विरासत स्थल हैं जो मूर्त वाले हैं। कितने, 38 हैं। ये 2000 कब तक है साहब, 19 तक आपको ध्यान रखना है। और इन विरासत स्थलों की अगर रैंक देखें तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे विश्व में भारत की रैंकिंग साहब कैसी है, 5वीं रैंक है। कौन सी रैंक है, 5वीं रैंक। तो ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि भारत के अंदर कुल मिलाकर के कितने विरासत स्थल हैं। तो 2019 तक 38 हैं। और ध्यान रखिए इस मामले में पूरे विश्व के अंदर भारत का स्थान कौन सा आएगा, तो 5वां स्थान है। चलिए
एक महत्वपूर्ण बात और जान लीजिएगा, इटली की राजधानी साहब कौन सी है? रोम है। और विश्व का सबसे छोटा जो देश है वो कौन सा है? वेटिकन सिटी है। देखिए, ये मान लीजिए इटली है और इटली की राजधानी कौन सी है इसके अंदर? रोम है। और ध्यान रखिए, वेटिकन सिटी का कोई अपना विशेष कोई मतलब अलग बाउंड्री नहीं है। इटली की राजधानी रोम और रोम के अंदर ही हैगा वेटिकन सिटी। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता हैगा कि वेटिकन सिटी कहाँ है, तो इटली की राजधानी रोम का नाम का जो शहर हैगा और उसी के अंदर बिल्कुल 4 दीवारी में बंद है पूरी तरह से, वो कौन सा हैगा? इनकी वेटिकन सिटी हैगा। याद रखिए आप लोग। चलिए साहब आगे और बात करते हैं, देखते हैं। और ये प्रश्न जरूर याद रखिए आप लोग कि विश्व विरासत स्थल में भारत की रैंक साहब कौन सी? 5वीं है। और कितने स्थल अब तक अनाउंस हो चुके हैं? तो आपको ध्यान रखना 38 भारत के स्थल अब तक अनाउंस हो चुके हैं और पहले स्थान पर चीन और इटली बने हुए हैं और वो कितने पर है साहब? 55 पर बने हुए हैं। देखिए आगे देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए, जो विश्व विरासत जो स्थल है, इनके लिए दर्जा प्राप्त करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए आपको ध्यान रखना हैगा, एक समिति बनाई गई है और उस समिति का नाम हैगा विश्व विरासत समिति। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? एक समिति बनी हुई है और उसका नाम क्या हैगा? विश्व विरासत समिति। ये विश्व विरासत समिति जो है, ध्यान रखना हैगा आपको, इसका एक अधिनियम हैगा 1972 का, यूनेस्को वर्ल्ड, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कन्वेंशन 1972। थोड़ा देख लीजिए आप लोग, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कन्वेंशन 1972, उसके तहत विश्व विरासत समिति चर्चा करने के पश्चात किसी भी देश के स्थल के लिए किसका दर्जा देती है साहब? विश्व विरासत का दर्जा देती है। और इस विश्व विरासत समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये 21 सदस्यीय है साहब। आप ये याद रखिएगा कि इसमें कितने यानी सदस्य जो हैं कुल मिला करके, वो आपको ध्यान रखना है कि 21 सदस्यीय ये विश्व विरासत समिति बनी हुई है, जिसमें कुल मिलाकर कितने? 21 सदस्य। इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। 4 वर्ष कार्यकाल। तो ये 2 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि विश्व विरासत समिति जो है यूनेस्को किस अधिनियम या किस कन्वेंशन के तहत इनकी दर्जा प्रदान करती है। तो आपको ध्यान रखना है 1972 के तहत, और 1972 से ही ये विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान करना शुरू किया गया है। और 1972 से लेकर के 2019 तक विश्व के अंदर आपको ध्यान रखना है 1121 साइट अनाउंस हो चुकी हैं। और इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? आपको ध्यान रखना 21 सदस्य होते हैं। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनकी 4 वर्ष का इनका क्या होता है साहब? कार्यकाल होता है। इन 21 सदस्यों का चयन कौन करता है? तो आपको यह भी ध्यान रखना है, जैसा यूनाइटेड नेशंस लिखा हुआ है तो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ही है। यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र की क्या एक एजेंसी ही है, और इसका चयन जो करती है जो जनरल असेंबली होती है यूएन की, मतलब संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा इनकी जनरल असेंबली है, सुरक्षा परिषद नहीं, महासभा। तो ये यूएन की महासभा इन 21 सदस्यों क्या करती है? चयन करती है। और ये 21 सदस्य क्या करते हैं? फिर उसके बाद किसी भी यानी कि कह सकते हैं आप लोग स्थल के लिए अनाउंस करते हैं। ध्यान दीजिए एक बात और, जैसे आपने ASI का नाम सुना होगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। भारत के अंदर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये नाम भेजता है इस समिति के पास।
इस समिति के पास क्या भेजता है? नाम भेजता है। और ये समिति उन नाम पर क्या करती है? विचार करती है और उसके बाद किसी भी के लिए यानी कि विश्व विरासत का दर्जा प्रदान करेगी या नहीं करेगी, उसके बाद ये उसको दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ASI ने दो के लिए अभी नॉमिनेट करके भेजा है जिन पर चर्चा चल रही है। सम्मेलन होगा, मैं बताऊंगा अभी, तब जाकर देखा जाएगा। जैसे एक तो है साहब ओरछा, मध्य प्रदेश में पड़ता है, MP में। बुंदेलखंड शासकों द्वारा स्थापित ओरछा एक बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब एक शहर टाइप का हैगा। तो ये एक ओरछा MP का ये बेटिंग में हैगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कैलाश मानसरोवर। दूसरा कौन सा है आपको ध्यान रखना है? कैलाश मानसरोवर। तो दो आपको ध्यान रखना है यूनेस्को ने, जो यानी यूनेस्को के पास ये संभावित है, इनके लिए दर्जा मिल सकता है। एक ओरछा के लिए और दूसरा कौन सा? कैलाश मानसरोवर। और कैलाश मानसरोवर वर्तमान में बहुत ही चर्चा में है। क्यों है? जानिए ध्यान से, देखिए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए, और जम्मू कश्मीर का एक जिला पड़ता है अनंतनाग, तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में ये यानी कि कैलाश मानसरोवर का जो तीर्थ स्थल है वो वहां पर स्थल है। कैलाश मानसरोवर के लिए जाने के लिए दो महत्वपूर्ण रास्ते हैं। एक तो हैगा नाथुला पास, यानी कि नाथुला दर्रा, सिक्किम में, ध्यान रखिए लिख नहीं रहा हूं। और दूसरा हैगा लेपुलेख दर्रा। दूसरा कौन सा हैगा साहब? लेपुलेख दर्रा। दो दर्रों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। करंट में इसलिए हैगा कि लेपुलेख दर्रे से होकर के अभी आपको ध्यान रखना हैगा 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है, जिससे इस यात्रा को होने में कई सप्ताहों का समय लगता था। अब 5 से 6 दिन में ये यात्रा पूरी की जा सकती है। जब नाथुला दर्रा यानी कि सिक्किम से होकर के हम जाते हैं तो इस दौरान 20% यात्रा तो हमें करनी पड़ती है भारत के अंदर, और 80% यात्रा करनी पड़ती है चीन के अधिकृत तिब्बत से होकर के। तो 80% यात्री जो यात्रा करते हैं वो तिब्बत के मार्ग से करते हैं, तिब्बत की जमीन से करते हैं, और मात्र 20% किससे करते हैं आपको ध्यान रखना है? भारत के। लेकिन ये लेपुलेख दर्रा हैगा उत्तराखंड में। ये साहब कहां पर हैगा? उत्तराखंड में। अब उल्टा हो गया हैगा, ये परसेंट चेंज हो गया हैगा। कैसे? अब ये सड़क बनने से 16% यात्रा करनी पड़ेगी मात्र तिब्बत में, और बाद बाकी 84% यात्रा अब कहां से होगी? भारत के ही मार्गों से की जाएगी। तो इस आधार पर आपको ध्यान रखना हैगा। तो ये भी दो ऐसे कैसे होंगे? संभावित हैं। तो मैंने आपको बताया था कि विश्व विरासत जो समिति है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कन्वेंशन 1972 के तहत, इसके नियमों के तहत किसी भी स्थल के लिए विश्व विरासत का दर्जा देती है। और आपको ध्यान रखना है इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 21 सदस्य हैं, और जिनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इसका चयन कौन करता है? कई बार आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखा गया हैगा, तो UN की जो महासभा है उसके द्वारा इसका चयन किया जाता हैगा। भारत के अंदर इनका नॉमिनेट करके कौन भेजता हैगा? तो ASI यानी कि भारतीय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा। ये दो पेंडिंग में, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये हम लोग पढ़ेंगे, कभी मौका मिलता आगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसको आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे सम्मेलन के बारे में। आपको बता दिया जाए कि यूनेस्को का सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन में विश्व की जितनी भी देशों से जो नॉमिनेट होकर के आती है विरासतें, उन पर यह समिति चर्चा करती है और उसके बाद क्या देती है? इसके लिए दर्जा दी जाती है। तो देखिए सबसे पहला जो सम्मेलन था, पहला सम्मेलन था 1977 में हुआ था, लेकिन इसके लिए नियम 1972 में बन गए थे। ध्यान रखिए आप लोग, 1977 में इसका क्या हुआ था? सबसे पहला सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो जहां पर इसका क्या है मुख्यालय कहां पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। अभी हाल ही में अगर हम बात करें
तो आपको ध्यान रखना है 43वां कन्वेंशन हुआ था, 43वां सम्मेलन। सम्मेलन हुआ था और यह सम्मेलन हुआ था साहब बाकू में। और बाकू किसकी कैपिटल है? अजरबैजान। तो अजरबैजान की आपको ध्यान रखना है कैपिटल है कौन सी? बाकू। इसी में आपको ध्यान रखना है ये 2019 में हुआ था साहब। और इसी में भारत का जो 38वीं साइट है, और कौन सी बता सकते हैं आप लोग? जयपुर सिटी, पिंक सिटी यानी कि जयपुर। तो जयपुर के लिए विश्व विरासत स्थल का जो दर्जा दिया गया हैगा वो पिछले वर्ष यानी कि 2019 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें आपको ध्यान रखना हैगा कि यानी कि यहाँ पर अजरबैजान के बाकू में ही सम्मेलन हुआ। तो इसमें यानी कि 38वीं भारत की जो विश्व विरासत स्थल के रूप में दर्जा मिला है वो उसके लिए मिलाएगा जयपुर के लिए हैगा। अब देखिए जो 44वां सम्मेलन होगा 2020 में, अब ये तो नहीं पता होगा भी या भी नहीं भी होगा, 2020 में ये चीन में प्रस्तावित है। कहां पर होगा? चीन में। जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 संभावित हैं, एक कैलाश मानसरोवर और यानी कि एमपी का ओरछा। तो जब ये 44वां सम्मेलन होगा चीन के अंदर, या चीन में होगा भी नहीं भी होगा कोविड-19 के चलते, तब जाकर इन पर चर्चा की जाएगी। अब यहां पर इन दोनों की, इटली और चीन की साइडें क्या हो सकती हैं? बढ़ घट सकती हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में या इसकी सूची में शामिल होती हैं उनकी 4 कैटेगरी हैं। बहुत ध्यान से देखिए, एक होती है मूर्त विरासत, एक होती है मूर्त विरासत, दूसरी होती है साहब कैसी? अमूर्त विरासत। और ये देखिए ये एक नया इसकी एक सूची बनी है, यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें पांच भारत के शहर अब तक शामिल हो चुके हैं। यूनेस्को क्रिएटिव का मतलब रचनात्मक जो शहर होते हैं उनका एक नेटवर्क हैगा। और ये सिविल की परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है प्रश्न, तो जो लोग यूपीपीसीएस 2020 प्रीलिम्स दे रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैगा। MAB मतलब मैन एंड बायोस्फीयर जो रिजर्व कार्यक्रम हैगा, ये आपको और ध्यान रखना है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, एक ये कार्यक्रम हैगा। और इसके तहत वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क की एक सूची बनाई जाती है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत। तो अब आप ये बात ध्यान दीजिएगा, मूर्त विरासत हो गई, अमूर्त हो गई, और यूनेस्को की जो रचनात्मक सिटीज की नेटवर्क है वो हो गया, और एक ये कार्यक्रम ध्यान रखना है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम हैगा ये वाला। 4 के चारों के तहत भारत में कुछ साइटों के लिए दर्जा दिया गया हैगा। लेकिन हमारा जो विशेष फोकस रहेगा ना इस वीडियो के अंदर, वो हम कौन सा पढ़ेंगे? अमूर्त विरासतें पढ़ेंगे। फिर कभी हम मूर्त पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपके लिए सबके बारे में बताता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपके लिए ले चलता हूं साहब मूर्त विरासतों पर। किस पर? मूर्त विरासतों पर। ध्यान दीजिए आप लोग, मूर्त विरासतों पर। अभी वर्तमान में 2019 तक मैंने आपको बताया था कुल मिलाकर कितने यानी कि विश्व विरासत जो मूर्त वाले हैं भारत के वो कितने हैं? आपको ध्यान रखना है कितने? 38 हैं। कितने हैं साहब? 38। आपको ये भी ध्यान रखना हैगा कि जो मूर्त विरासत स्थल हैं उनकी 3 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी जो हैगा कल्चरल है यानी कि सांस्कृतिक है। दूसरी आपको ध्यान रखना है कौन सी है? कि प्राकृतिक है। और तीसरी कौन सी है साहब? मिश्रित है। कितनी है? मिश्रित। और अगर इन तीनों को देखेंगे तो कुल मिलाकर कितनी साइड से? 38 है। कितनी? 38। सांस्कृतिक जो उनकी संख्या कितनी है साहब? 30। ध्यान दीजिए, सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल भारत के अगर पूछेगा, वो सांस्कृतिक के अगर पूछे आपसे तो उत्तर कितना आएगा? 30। होल टोटल मूर्त विरासत कितने? 38 है। प्राकृतिक कितने हैं? तो आपका उत्तर आएगा 7। कितने? 7 है।
और अगर आपसे मिश्रित पूछे तो मिश्रित मात्र कितना आएगा, 1। कितना होगा, 1 हो गया। और इस प्रकार आप देख सकते हैं 30 और 7 और 1 कितना होगा, 38। तो 38 है और इसकी 3 कैटेगरी हैं। जिनका सांस्कृतिक महत्व वो सांस्कृतिक में शामिल है, जिनका सांस्कृतिक नहीं है प्राकृतिक महत्व वो प्राकृतिक में शामिल है, और ऐसी साइट्स जिनका सांस्कृतिक भी हो और प्राकृतिक भी हो, दोनों का महत्व हैगा, तो वो आपको ध्यान रखना है किस में रखते हैं, मिश्रित सूची में रखते हैं। किस में रखते हैं, उसके लिए मिश्रित में रखते हैं। चलिए आगे और भी देखिए आप लोग। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार भारत की कितनी जो विरासत स्थल हैं उनके लिए शामिल किया गया था। तो आपके लिए मैं बता दूं कि 1983 में भारत की 4 विरासत स्थल सबसे पहली बार शामिल किए गए थे। 1983 में किए गए थे और कितने किए गए थे, 4 किए गए थे। 4 कौन कौन से? एक ध्यान रखिए, आगरा किला हैगा, आप जानते हैं आगरा में हैगा, ताजमहल हैगा, और अजंता केव्स हैं, यानी कि अजंता की गुफाएं, और तीसरी मतलब चौथे नंबर पर जो है वो एलोरा गुफाएं। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, 4 ऑप्शन देगा, कहेगा निम्नलिखित में से 1983 में इनकी सबसे पहली बार शामिल नहीं हुआ था। विश्व विरासत इन 38 में तो है, लेकिन सबसे पहली बार इन 4 को शामिल किया गया था, आगरा का किला और ताजमहल। दोनों के दोनों साहब किसके, यूपी के। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, और दोनों की दोनों ये साहब कहाँ की हैं, महाराष्ट्र की। कहाँ की है, महाराष्ट्र की। तो आप कैसे याद करोगे, 2 उत्तर प्रदेश के शामिल हुए, दोनों आगरा में, आगरा किला और ताजमहल, और दो आपको ध्यान रखना है कहाँ के हुए थे, महाराष्ट्र के, अजंता की गुफाएं और कौन सी है, एलोरा की गुफाएं। एक महाराष्ट्र में और पड़ती है एलिफेंटाई गुफाएं, तो वो आपको ध्यान रखना है पहली बार शामिल नहीं हुई थी, वो भी विश्व विरासत में आती हैं। आपको ध्यान रखना है अजंता और एलोरा के लिए शामिल किया गया था। प्रश्न बनता है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो जैसे इसका नाम है ना अजंता, अजंता का मतलब जिसे कोई न जानता, अजंता इसे कोई जानता, जिसे कोई न जानता वो चीज क्या है, गुप्त। तो एक शब्द मिल गया आपको, ट्रिक याद हो गई। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था, गुप्त शासकों के द्वारा कराया गया था। हालांकि काफी लंबी प्रक्रिया है, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी के लिए बहुत ही फेमस है। एलोरा केव्स, ध्यान रखिए, एलोरा की गुफाएं, 20 रुपए के नोट पर जो चित्र आएगा वो संभवतः एलोरा की गुफाएं। एलोरा, एलोरा शब्द आ रहा है ना, रा से याद कर लो राष्ट्रकूट, क्या कर लो, राष्ट्रकूट। तो आपको ध्यान रखना है कि एलोरा केव्स का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था, तो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। अजंता जिसे कोई नहीं जानता, गुप्त शासक। और ये आपको ध्यान रखना है कि पहली बार ही यानी कि 1983 में 4 स्थलों के लिए शामिल किया गया था। और चारों के चारों ये भी ध्यान रखना है, ये चारों के चारों कैसे हैं, सांस्कृतिक हैं। कैसे स्थल हैं साहब, सांस्कृतिक स्थल हैं। चलिए और देखते हैं हम लोग इसमें आगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको मैंने बताया था 7 कैसी है, प्राकृतिक है, और 1 कैसी है, मिश्रित है। तो देखिए मैं आपको कभी मूर्त विरासत का पूरा डाटा पढ़ाऊंगा तो वहां पर 38 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको मिश्रित बारी ध्यान रखनी है। तो मिश्रित बारी जो है कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान साहब, राष्ट्रीय उद्यान जो हैगा ये कहां पर पड़ता है साहब, सिक्किम में पड़ता हैगा, सिक्किम में पड़ता है। 2016 में इसके लिए दर्जा दिया गया था। ये एकमात्र कैसी साइट है, तो आपको ध्यान रखना है ये मिश्रित कैटेगरी में आती है। इसका सांस्कृतिक भी महत्व हैगा और कैसा हैगा, आपको ध्यान रखना है प्राकृतिक भी महत्व हैगा, ये मिश्रित में आती है। और ध्यान रखिए
कंचनजंगा जो भारत की वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा है। वर्तमान में बता रहा हूं मैं आपको, भूटान और सिक्किम की सीमा पर है। लेकिन वैसे तो आपको ध्यान रखना है, वैसे तो आप जो है K2 गॉडविन ऑस्टिन है जो यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में है, उसे ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कौन सी है? कंचनजंगा है। चलिए, अमूर्त विरासत है, अमूर्त विरासत है। अब आपको ध्यान रखना है, अमूर्त विरासतों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो एक चीज को और देख लीजिए, यूनेस्को ने जो अमूर्त विरासतों की जो सूची है वो आपको ध्यान रखना है 2001 में बनाई थी। कब बनाई थी? 2001 में। लेकिन इसके लिए लागू कब किया था? तो 2006 से लागू किया था। कहने का मतलब है कि 2006 से अमूर्त विरासतों का दर्जा मिलना क्या हो गया था? शुरू हो गया था। और इनकी वर्तमान में संख्या कितनी है? तो देखिए, ये सभी अमूर्त विरासतें लिखी हुई हैं और इनकी संख्या कितनी है साहब? 13 है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर पूछा जाए कि देश के अंदर कुल मिलाकर कितनी अमूर्त विरासत स्थल हैं, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? 13 अमूर्त विरासत स्थल हैं। तो आपको मूर्त अभी कितनी पढ़ी थी आपने? 38 पढ़ी थी। 3 कैटेगरी पढ़ी थी, सांस्कृतिक 30 और शांत प्राकृतिक, और एक कैसा पढ़ा था? मिश्रित पढ़ा था। और अमूर्त वाली ध्यान रखना कितनी है? 13 है। 2001 में इसकी सूची मतलब बनी थी, लेकिन लागू कब हुई थी? 2006 से। और अब तक कुल मिलाकर कितनी अमूर्त विरासत कितनी? 13, जिसमें 2017 में लास्ट में कुंभ मेले को शामिल किया गया था। उससे पहले योग को शामिल किया गया था 2016 में, और मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए साहब आगे देखते हैं। देखिए, यूनेस्को की जो रचनात्मक सिटी नेटवर्क है, इसमें भी कुछ स्थलों को शामिल किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, इस सूची की शुरुआत यूनेस्को ने 2004 में की थी। इस सूची की शुरुआत आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को ने कब की थी? 2004 में की थी। इसमें आपको ध्यान रखना है, अब तक भारत के 5 शहर शामिल हो चुके हैं। कितने शहर? 5। मूर्त में कितने थे? 38। अमूर्त में कितने थे? 13। और इसमें कितने शहर शामिल हो चुके हैं? 5 शहर। कौन कौन से हैं? आपको ध्यान रखना है, एक हुआ था जयपुर, लेकिन जयपुर के लिए आप ये 2015 में शामिल हुआ था इसमें। लेकिन अब तो जयपुर के लिए किस में दर्जा मिल चुका है? आपको मैंने बताया था, नहीं बताया था कि बाकू अजरबैजान में एक सम्मेलन हुआ था, तो उसमें इसके लिए मतलब मूर्त में दर्जा मिल चुका है। दूसरा इसी के साथ था वाराणसी, इसे भी 2015 में क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला था। और दोनों की विशेषता ये थी, जयपुर के लिए मिला था इसकी जो आर्किटेक्चर है ना, आर्किटेक्चर यानी कि इसकी जो शिल्पकला है, शिल्पकला और जो लोक आर्ट है उसके लिए मिला था। वाराणसी के लिए क्रिएटिव सिटी का जो दर्जा मिला था वो संगीत के लिए मिला था, म्यूजिक के लिए दिया गया था। फिर तीसरे नंबर पर जो आती है, तीसरे नंबर पर जो शहर आता है वो सब चेन्नई आता है, चेन्नई। और चेन्नई के लिए यह दर्जा दिया गया था 2017 में। चेन्नई के लिए भी संगीत के लिए जो कर्नाटक संगीत है दक्षिण भारत का, उसके लिए दिया गया था। और आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2019 में यह प्रश्न बनेगा, वर्ष 2019 में 2 शहर शामिल हुए हैं क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में, वो कौन से हैं? तो आपका एक तो उत्तर आएगा मुंबई 2019 में, किसके लिए? सिनेमा के लिए, यानी कि फिल्म के कैटेगरी में। और यानी कि दूसरे नंबर का 2019 में जो है वो कौन सा है? हैदराबाद। कौन सा साहब? हैदराबाद। और ये भी 2019 में शामिल हुआ। ये किसके लिए हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, एक होती है गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी में इसके लिए शामिल किया है। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है पाक कला। पाक कला समझते हैं आप लोग? पाक कला का मतलब होता है पौष्टिक भोजन बनाने की कला को पाक कला कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोनॉमी। तो ये 5 स्थल हो गए, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई
और कौन सा मुंबई, और फिर कौन सा हो गया हैदराबाद। और ये याद कर लीजिए, 2 करंट के प्रश्न बन सकते हैं। मुंबई और हैदराबाद 2019 में शामिल हुए हैं। हैदराबाद को ध्यान रखना है, गैस्ट्रोनॉमी में मिलाएगा, और ये क्या कहलाती है, पाक कला। और पाक कला क्या होती है, पौष्टिक भोजन बनाने की कला को हम क्या कहते हैं, पाक कला कहते हैं। चलिए इतना आप याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं चौथे नंबर पर, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व वाला। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखिए, आपसे मेरा प्रश्न हैगा, वर्तमान में भारत के अंदर कुल मिलाकर के कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। वर्तमान में आपको ये बताना है कि भारत के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो आपका उत्तर रहेगा, वर्तमान में भारत के अंदर जो कुल मिलाकर के बायोस्फीयर रिजर्व वो कितने, 18 हैं। और भारत के अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ था, तो 1986 में शुरू हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है का, बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 1986 में शुरू हुआ था। मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर होगा बायोस्फीयर रिजर्व का, अभी आप थोड़ा समझने का ऐसे प्रयास कीजिए। 1986 में सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व बना था वो आपको ध्यान रखना है, नीलगिरी बना था साहब। कौन सा बना था, नीलगिरी। नीलगिरी आपको ध्यान रखना है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, 3 राज्यों के बिल्कुल मतलब ट्रायंगल पर स्थित है। 3 राज्यों के बिल्कुल किस पर है, ट्रायंगल पर, नीलगिरी। 18वें नंबर का जो बिल्कुल लास्ट है 2011 में अनाउंस हुआ था, वो कौन सा का, पन्ना, यानी कि मध्य प्रदेश का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। आपको ध्यान रखना है ये कहां पर है, मध्य प्रदेश का है। अब हम इसलिए ये पढ़ रहे हैं, ये MAB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो कार्यक्रम है ये यूनेस्को ने शुरू किया था, और इस कार्यक्रम की शुरुआत यूनेस्को ने 1971 में की थी साहब। कब की थी, 1971 में। अब भारत कितने अनाउंस कर चुका है अब तक, 18। और इस 18 में से आपको ध्यान रखना है जो MAB यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम है और वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क के तहत इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से कितने इस कार्यक्रम में भारत के शामिल हैं, तो आपका उत्तर रहेगा कि साहब जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 11 बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं वो इसके यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में कैसा का शामिल हैगा। ये आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता हैगा। चलिए अब अमूर्त विरासतें मैंने आपको कितनी पढ़ाई थी, 13 पढ़ाई थी। ये 13 के 13 क्या लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं। और अब हम बात करेंगे अमूर्त विरासतों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। आपको ध्यान रखना है 13 के 13 के बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, इनके सब के बारे में, जिसमें देखिए कुंभ है, योग है, नवरोज है, ठटेरा है, संकीर्तन है, यानी कि जो लद्दाख का बौद्ध पार्ट है, छऊ है, कालबेलिया है, ये सब मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा इनकी नेक्स्ट वीडियो में। आपसे मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसको मैंने करंट से जोड़ करके पढ़ाया है आपके लिए। और देखिए चीज़ें वो पढ़िए जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब।